नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में हर वक्त आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। आज लगातार दूसरे दिन भी संसद में दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामा हुआ, लेकिन सिर्फ हंगामा हुआ, दिल्ली हिंसा पर चर्चा नहीं हुई। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी दलों के हंगामे के बाद उसके बाद केंद्र सरकार दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार हुई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हम दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चर्चा होली के बाद होगी। होली के बाद होगी। इस सरकार की ये खासियत रही है कि ये चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल जवाब से बचती रही है। शायद इनकी संस्कृति में ये नहीं है कि इनसे सवाल किए जाएं, बल्कि इनकी संस्कृति में सिर्फ हुक्म की तामील करना, आदेश का पालन करना, पीछे से जो निर्देश आता है उसका पालन करना शामिल है। बेशक विपक्षी दलों की मांग थी कि इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की जाए। विपक्षी दलों ने आज भी नारे लगाए, तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स लाने की इजाज़त सदन में नहीं दी जाएगी। ओम बिरला ने ये भी कहा कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो पूरे सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर देंगे। यानी बिना विपक्ष के सरकार चलाना चाहते हैं। ये भी इनकी एक ख्वाहिश है, विपक्ष मंजूरी नहीं है। सुनते हैं कहना क्या है विपक्षी दलों का दिल्ली की हिंसा के मुद्दे पर। आज दिल्ली में जो हो रहे हैं, मैं विषय की बात, आज भी लाश की कतार बढ़ रहे हैं। मैं अधिरंजन, तो ये विषय को उठाने का हमें अधिकार नहीं है सर। ये विषय उठाने का हमें अधिकार नहीं है। मैंने आपको बताया, सारे दिल्ली जल रहे हैं, सारे देश की निगाह इसमें टिके हुए हैं। ये विषय को रखने का हमें मौका देने के लिए हम आपसे गुजारिश किए हैं। जो जज उनके खिलाफ ऑर्डर देगा, सरकार कह रही है हम उस जज का ही ट्रांसफर कर देंगे। सरकार कह रही है हम सदन में भी चर्चा नहीं कराएंगे, हम न्यायिक जांच भी नहीं कराएंगे, हम जेपीसी भी नहीं बनाएंगे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ दंगा कराएगी ये सरकार। तो इसलिए अब इस सरकार का सच, इसका चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है। संसद के भीतर जिस तरह से ये नेता लोग चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ये बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं। जब ये चिल्लाते हैं तो पहले मुझे लगता था कि शायद इनके पास माइक्रोफोन नहीं है, इसलिए सीधा अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि हर एक के सामने एक माइक्रोफोन भी है, तो कम से कम शिष्टाचार की ही मांग है कि आप ज़रा आराम से बात करें, आवाज़ नीची रख के बात करें। ये हमारी सांसदों को सलाह है। हम आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल है मनीष छिब्बर से, जो मेरे आज के मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। दिल्ली में हुई हिंसा की पूरी दुनिया में चर्चा है। यहाँ होम मिनिस्टर खामोश हैं। प्रधानमंत्री ने 69 घंटे के बाद सिर्फ 2.5 लाइन का ट्वीट किया है। चर्चा तक करने में सरकार कतरा रही है। आखिर कारण क्या है आपकी निगाह में? कारण ये है, जो मुझे लगता है कि इनकी शुरू से, अगर आप पिछले 6 साल से इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो इस सरकार में ये सवाल ऑपोजिशन से पूछते हैं, खुद जवाब नहीं देते हैं। और कई लोगों का तो यहाँ तक मुझे लगता है कि ये मानना है कि अभी भी कांग्रेस इस देश को चला रही है, क्योंकि सवाल सारे राहुल गांधी से हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि अगर हम कोई सवाल पूछे भी और हम उसका जवाब ना दें, तो थोड़े दिन में सवाल पूछना लोग बंद कर देंगे लोगों को, क्योंकि ये एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस में जा रहे हैं। तो इसलिए इनको लगता है जब तक इतनी देर में, जब तक इनका सवाल का जवाब लोगों के मन में बैठेगा, तब तक नया क्राइसिस आ जाएगा। और यहाँ दिल्ली को अगर आप लेके चलिए, 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी एक ट्वीट के अलावा हमने कुछ सुना नहीं, कुछ ये नहीं देखा कि दिल्ली के, आप देखिए 7 सांसद दिल्ली के भाजपा के हैं, ठीक है। और अभी असेंबली इलेक्शन में ऑपोजिशन के नाम पे जो भी चुन के आया भाजपा का आया है, आपने कहीं देखा? और ये भी सबने, सारी दुनिया ने देखा कि कपिल मिश्रा और बाकियों का क्या रोल था, भड़काऊ भाषण दिए इन द रन अप टू द इलेक्शंस, क्या क्या किया। तो इनका जवाबदेही तो सरकार की, डेमोक्रेसी में जवाबदेही जो होती है वो सरकार की होती है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी परिस्थिति है कि सरकार सवाल भी सुनना नहीं चाहती और जवाब तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहती है।
जी। तो ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए ये ठीक नहीं है। मतलब इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रेजनिंग इट आउट, कि एक तो स्टेज होती है कि जब शर्म आती है, फिर शर्म नहीं आती, वो बेशर्मी कहलाती है। बेशर्मी की अगली स्टेज बेहयाई होती है। बेहयाई की अगली स्टेज ढीठ हो जाना हो जाता है कि आप पूछते रहिए सवाल, हम जवाब नहीं देंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ईरान के विदेश मंत्री हैं जावेद ज़रीफ़। जावेद ज़रीफ़ ने 2 मार्च को दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में जावेद ज़रीफ़ ने कहा था कि ईरान दिल्ली में मुसलमानों के साथ हुई हिंसा की निंदा करता है। भारत और ईरान सदियों से दोस्त रहे हैं, इसलिए ईरान भारत से आग्रह करता है कि वो सभी नागरिकों का ख्याल रखे, सभी नागरिकों का, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होने दे। जावेद ज़रीफ़ ने यह भी लिखा था कि शांति और कानून के तहत हुई बातचीत में ही आगे का रास्ता शामिल है, जो कि डेमोक्रेसी का तकाजा भी होता है। बातचीत, चर्चा, डंडा नहीं। सरकारें इकबाल से चलती हैं, डंडे के ज़ोर से नहीं चलती। बहरहाल जावेद ज़रीफ़ के इस ट्वीट के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत अली चेगेनी को बुलाया। द हिंदू नाम के अखबार के मुताबिक अली चेगेनी से कहा गया कि दिल्ली में जो हुआ वो भारत का आंतरिक मामला है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। अली चेगेनी से कहा गया कि दिल्ली हिंसा पर एक तरफा बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारत को ईरान से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे मनीष, क्या दिल्ली में हुई हिंसा भी, कश्मीर में जो कुछ हुआ, हमारा आंतरिक मामला रह गया क्या वो? देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है सारी दुनिया और हिंदुस्तान में तो कोई उनसे सवाल पूछे ना, और बाहर वाला भी कोई ना पूछे। अभी आप देखिए, कश्मीर में हमने सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं सबको जेल में डाला हुआ है, लेकिन और हमारे दिल्ली के जो सांसद हैं, खासकर जो कश्मीर से JNK से चुन के आए हुए हैं, गुलाम नबी आज़ाद JNK को रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, वो लोगों का वहाँ जाना मना है। वो एयरपोर्ट से वापस कर दिए जाते हैं, और जाते भी हैं तो कोर्ट से वो परमिशन लेके जाते हैं। लेकिन आप बाहर के मुल्कों से लोगों को लाके, डिप्लोमेट्स को लाके एक गाइडेड टूर जैसा करवा रहे हैं, ताकि आप जो आप दिखाना खुद चाहते ही हैं, आंतरिक मामला नहीं बना रहे हैं, आप इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, नेशनलाइज बिल्कुल। वैसे दिल्ली की जो हिंसा है, क्या वो भी मैं आंतरिक आ रहा हूँ मामला उसी है? पे। देखिए, अब वो आंतरिक मामला कैसे रहा? देखिए, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, दिल्ली में जो हिंसा हुई वो मतलब खेदजनक है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक आप मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं, आप दुनिया को ये सिग्नल दे रहे हैं, देश के अंदर रह रहे लोगों को सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ हम ही हैं और हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, तो ये दुनिया में अब ईरान तो उसकी हिस्ट्री है, वो तो मुसलमानों के कॉज को लेके आपने देखा ही है उन्होंने क्या क्या किया है। तो आप देखते रहिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस में जाएगा, वहाँ कोई रेजोल्यूशन पास होगा, और हम लोगों ने, क्योंकि हमारी सरकार जवाब नहीं दे रही है, जवाबदेही तय नहीं कर रही है, क्योंकि एक अगर डेमोक्रेसी और एक अच्छी एग्जेक्टिव होती तो अभी तक कम से कम दिल्ली के 1 दर्जन पुलिस अफसरों की नौकरी चली गई होती, कम से कम तबादले तो ज़रूर हो गए होते। हमने देखा कुछ नहीं हुआ। तो आप अपना दरवाज़ा खुद ही खोल रहे हैं और दूसरों को न्योता दे रहे हैं कि क्योंकि हम तो बोलेंगे नहीं, आप जो बोलना चाहें बोलें, और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो चुप रहें। वो क्यों चुप रहें? वो ईरान को तो ये लगता है कि वो जो मुस्लिम लोग हैं उनका दुनिया में उसने बीड़ा उठाया हुआ है, उसकी तो अपनी पॉलिटिक्स है ना, वो आपके लिए कुछ करे ना करे, वो तो अपने लिए करना चाहता है, क्योंकि इस समय ईरान और US दोबारा ठनी हुई है। लेकिन ये एक बड़ा मुझे लगता है चिंता का विषय है, और केंद्र में बैठे हुए लोगों को ये समझना चाहिए कि आंखें मूंद लेने से जो कबूतर है वो ये सोचे कि बिल्ली मुझे देख नहीं रही है। अरे, बिल्ली ने तो आंखें खुली रखी हैं, आपने बंद की है। जी, तो आंतरिक मामला कुछ भी नहीं है। दुनिया की जो बिल्ली है उसकी आंखें खुली हैं, वो आपकी तरफ देख रही है। आप बेशक शुतुरमुर्ग की तरह बिहेव करते रहें। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है मामला। इस एक्ट के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है। यूएनएचआरसी ने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ चल रहे केसेस की सुनवाई में उसे भी शामिल किया जाए। इस मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बार फिर वही रटा रटाया जवाब दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली की हिंसा, कश्मीर के आर्टिकल 370 की तरह भारत का आंतरिक मामला है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी बाहरी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं बनता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो कानून के आधार पर चलता है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से संवैधानिक है। सवाल यह है कि संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, क्या लीगल भी है, लेजिटिमेट भी है? इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। बहुत बड़ी परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट के आगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे है मनीष, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, आप मेरी बात हो, मैं सुन रहा हूँ। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, क्या सरकार को उसे पहचानने में देर हो रही है या आइडियाज़ की और समझ की कमी है? इनके तर्क के मुताबिक क्या कोरोना वायरस को भी चीन का अंदरूनी मामला मानेंगे? अगर इस सरकार की चले तो ये बिल्कुल उसको चीन का आंतरिक मामला मानेंगे। और ये जैसा माहौल चल रहा है, हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का विश्वास करेंगे। देखिए, दिल्ली तक कोरोना पहुंच गया। नोएडा में दो स्कूल्स आपने बंद कर दिए हैं। दिल्ली के एक बड़े होटल में स्केयर है कि वो होटल को बंद करने की बात चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप देखिए यूएनएचआरसी की हिस्ट्री देखिए। भारत अब आप जो अभी तक नहीं हुआ था वो हो गया। क्या हुआ कि यूएनएचआरसी जैसी एक, और वो कोई एमएनसी नहीं है, कोई ऐसे एक्टिविस्ट नहीं है कि सडनली खड़ा हुआ और आके आ गया। वो यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है। वो आके सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल रहा है और कह रहा है कि आप मेरे को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अमाइकस के रूप में एक्सेप्ट करिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इस विषय पे आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। आप देखिए कितना बड़ी बात है ये। जी बिल्कुल, पार्टी हम पार्टी बनना चाहते हैं। हम पार्टी बनना चाहते हैं और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कि वो और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कि हम कोर्ट की मदद करेंगे कि ये क्यों गलत है, कि जो भी वो कहेंगे। अब उन्होंने एडवांस नोटिस दिया। आधे दिन तक तो, आधा दिन क्या, आज शाम तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसी लोगों को यही मुगालते में रखा हुआ था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके मन का वहम है। जबकि एक रूल है कि अगर ये करने से पहले जो परमानेंट मिशन है उसको इन लोगों ने बताया है, वहाँ एडवांस कॉपी दे दी उसकी। लेकिन अब वही है कि मैंने जो वही बिल्ली वाली बात दोबारा है। अब हम चाहते हैं कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन, अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ये होगा, इट इज़ एन इंटरनल इशू। अभी इंटरनल इशू है, लेकिन वंस दैट इंटरनल इशू, हम लोगों ने कई तरह के कन्वेंशन साइन किए, सिग्नेटरीज हैं हम लोग उसमें। अगर कहीं पे उस सिग्नेचर उन कन्वेंशंस का ब्रीच हो रहा है, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस या और तरह की 100 यूएन की बॉडीज़ हैं, दे आर वेल विद इन राइट्स कि वो आके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाले या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन दें कि ये इस कन्वेंशन का ब्रीच कर रहे हैं। अब देखिए ये हर स्टेप पे मुझे जो लगता है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है, जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है, इस सरकार में ना काम कर लेते हैं और उसके जो रेपरकशंस हैं उस पर कोई सोच नहीं होता है कि ये अगर हम ये काम करेंगे इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस क्या है। अब ग्लोबल वर्ल्ड में अब हर जगह, जैसे हिंदुस्तान में कई लोग हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि नहीं ये ठीक है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई लोग हैं जो आप मतलब बात करिए, आपके घरों में बैठे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनेशनली भी कई लोग हैं जिनको लगता होगा ये ठीक है। लेकिन ऐसी दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको लगता है ये गलत है और ये यूएन कन्वेंशंस के खिलाफ है, ये एक सेटल्ड लॉ के खिलाफ है। आप उनको कैसे रोकेंगे? वो यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहीं और बोलेंगे। जी, बहरहाल दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसका नोटिस पूरी दुनिया ने लिया है और ये कोई ऐसे इन आइसोलेशन नहीं हुई है कि दुनिया वाले बोलेंगे नहीं। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक, अभी हाजिर होते हैं। बहुत धन्यवाद मनीष आपका समय देने के लिए।
ओरछा में आपका स्वागत है। ओरछा भूमि है ऐतिहासिक कहानियों की, पर्वतों की, नदियों की और महलों की एक नगरी जो आपको सम्मोहित कर सकती है। आइए हिस्सा बने 5 सदियों पुराने इस गौरवशाली इतिहास का, जहां भगवान राम को पूजा जाता है एक राजा के रूप में, जहां बुलंद छतरियां संरक्षक हैं उन राजाओं की स्मृतियों की जिन्होंने इस भूमि को संवारा। ओरछा, इतिहास, संस्कृति और साहसिक कहानियों का एक संसार। डिस्कवर ओरछा, रीडिस्कवर मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। चीन के बाद कई देशों में फैले कोरोना वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना वायरस के 6 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक कोरोना वायरस से दुनिया भर में 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 91,000 लोग इस वायरस से पीड़ित हैं। चीन से कोरोना वायरस अब तक 70 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस का कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने चेतावनी दी है कि साल 2009 के बाद इस साल कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ सबसे धीमी रह सकती है। OECD का कहना है कि अगर कोरोना वायरस के फैलने पर रोक नहीं लगी तो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी की हालत और बुरी हो सकती है। OECD के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी का जो नुकसान हो रहा है उसे कई देशों को रिसेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। कोरोना वायरस का असर दुनिया के कई स्टॉक मार्केट्स पर भी देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया में बीते हफ्ते स्टॉक मार्केट्स में निवेशकों ने करीब $5 ट्रिलियन गंवाए। मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपना समय हमें देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पूरा असर कब तक महसूस होगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक हेल्थ की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है और इसके बारे में अभी पूरा ज्ञान है नहीं। ये किस तरह से फैल रहा है और कहाँ कहाँ लोग जो है जा रहे हैं और अपने साथ कोरोना वायरस ले जा रहे हैं, धीरे धीरे पता लग रहा है। और इसका क्या समाधान निकलेगा, इसका जो कोई वैक्सीनेशन निकलेगा, क्या होगा, उसके बारे में खोज चल रही है, लेकिन अभी पता नहीं है कि क्या होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी ये कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा, हो सकता है कि गर्मी आ जाए, गर्मी में थोड़ा ये कम हो जाए, लेकिन अभी उसके बारे में अभी पूरी तरह से हम कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए कितना लंबा चलेगा इसके बारे में अनिश्चितता है। नहीं, और ऑलरेडी जो असर हो रहा है, जैसे जापान है, वहां पे अर्थव्यवस्था। मैं अपना सवाल दोबारा से मैं रीवर्ड कर देता हूँ, शायद मुझसे गलती होगी। कोरोना वायरस का जो भी सबसे ज़्यादा असर होगा उसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है? जो उसका सबसे भीषण रूप होगा कोरोना वायरस का, देखिए उसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो उसका दुनिया की? तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पे ये असर है कि चाइना बहुत ही बड़ा एक सप्लाई चेन का सोर्स था। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर जाती थी, कंपोनेंट्स जाते थे, लाखों कंटेनर रोज़ चलते थे वहाँ से, जो दुनिया भर में माल सप्लाई करते थे। और वहाँ पे करीब करीब सारे पोर्ट पे काम ठप हो गया है। सप्लाई लाइन इस समय जो डिस्टर्ब हो गई है और जो 1 महीना 1.5 महीने की जो सप्लाई होती थी मैन्युफैक्चरर्स के पास, वो डिस्टर्ब हो गई है। तो सबसे पहला असर तो ये है दुनिया भर में कि अब जो प्रोडक्शन है उस पर असर है। दूसरा असर ये है कि जो ट्रैवल था वो बहुत बड़ी मात्रा में इस समय कम हो गया है। तीसरा ये है कि जो टूरिज्म है उस पर बहुत असर है। जैसे कि भारत में जो इटालियन टूरिस्ट आए थे उनकी वजह से यहाँ पे स्प्रेड कर गया है, तो अब भारत ने भी रोक लगा दी है कि कई जगह से टूरिस्ट नहीं आ सकते भारत में। दुनिया भर में ये हो रहा है कि टूरिस्ट पे वो कम हो गया है। उसी तरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक से कंपोनेंट्स बहुत बड़ी मात्रा में चीन से आते थे, वहाँ पे जब सप्लाई कम हो गई है तो उनके दाम ऑलरेडी बढ़ने लगे हैं। तो मेरा मानना है कि जो सप्लाई शॉर्टेज है उससे जो दाम बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो कमोडिटीज़ हैं जैसे तेल है उसके दाम कम होंगे।
तो कुछ चीज़ों के दाम कम होंगे, लेकिन ऑन द होल डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उससे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। जापान जैसी अर्थव्यवस्था जहां पे ऑलरेडी नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ चल रहा था, जर्मनी में नेगेटिव हो गया था, वहां पे और भारी असर होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट पे निर्भर करते थे, और जैसे जैसे एक्सपोर्ट असर होगा तो उसका भी असर पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था स्लो डाउन करेगी। तो इसलिए कुल मिला के अर्थव्यवस्था दुनिया की स्लो डाउन पे है और वो और स्लो डाउन एग्रेवेट होगा। भारत की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी काफी स्लो डाउन कर रही थी, वो और ज्यादा स्लो डाउन करेगी। जी, कोरोना वायरस से इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित चीन है और इस वायरस की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में सुस्ती आई है। अल जजीरा की रिपोर्ट है कि उसके मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से चीन की 42% अर्थव्यवस्था प्रभावित है। रॉयटर्स के मुताबिक फर्स्ट क्वार्टर में चीन की ग्रोथ रेट 4.5% रह सकती है। कोरोना वायरस की वजह से चीन की कई फैक्ट्रियां फिलहाल बंद हैं, जिसके कारण चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार भी बता रहे हैं। चीन का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जनवरी के महीने में 50 पर था, जो फरवरी के महीने में 35.7 पर आ गया है। चीन में फैक्ट्रियों के ऑपरेशन बंद होने से कई बड़ी विदेशी कंपनियां, इसका जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे थे, कई बड़ी विदेशी कंपनियां जैसे एप्पल, डिएगो, जैगुआर, लैंड रोवर, फोक्सवागन, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर भी प्रभावित हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि न सिर्फ चीन बल्कि कोरोना वायरस की वजह से जापान, साउथ कोरिया, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था भी, उन पर भी असर हो रहा है और असर और बढ़ने की संभावना है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सन 2008 में हम ग्लोबल रिसेशन से काफ़ी हद तक बच गए थे, क्योंकि हमारी एक टांग दुनिया की अर्थव्यवस्था से बंधी हुई नहीं थी, यानी हम 3 टांग की दौड़ में शामिल नहीं थे। आपका तजुर्बा क्या कहता है कि आम तौर पर दुनिया को ऐसे प्रभाव से निकलने में कितना वक्त लग जाता है? देखिए, ऐसा है कि भारत की स्थिति 2007-8 में बहुत अच्छी थी। उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% की रफ्तार से चल रहा था। उस समय हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8.5% था। आज हमारा रेट ऑफ ग्रोथ गिर के उससे आधे से भी कम आ गया है ऑफिशियली। मेरे हिसाब से तो रिसेशन चल रहा है। उस फिस्कल डेफिसिट आज सरकार का 10% के आसपास चल रहा है, अगर आप सेंटर, स्टेट और जब पब्लिक सेक्टर को इंक्लूड कर लें तो इसलिए हमारे पास ना फिस्कल स्पेस है, ना रिसोर्सेज हैं ऐसे क्राइसिस से डील करने के लिए। तो इसलिए हमारे ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। उसको मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जो ये, जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तो हमें पूरी तरह पता नहीं कि ये कितना चलेगा, कब तक चलेगा और कितना इसका असर होगा दुनिया की अर्थव्यवस्था पे। तो हमें जो तैयार रहना चाहिए कि इसका हो सकता है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़े। और खासकर जो इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के लेवल पे इन्वेस्टमेंट गिर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है और इन्वेस्टमेंट अनिश्चितता होने के कारण गिरती है जी। तो जब इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो उससे ग्रोथ रेट गिरेगा, वो सारी दुनिया में गिरेगा और उससे जो हम रिसेशन की तरफ जो मूव करेंगे। अब रिसेशन आएगा या नहीं आएगा वो निर्भर करता है कि अगले 1 महीने में क्या होता है। अगर स्थिति और 1 महीने में बिगड़ती रहती है तो रिसेशन होना लगता है बहुत संभव है। अगर ये तुरंत ही काबू में आ जाती है अगले 10-15 दिन में तो हो सकता है कि रिसेशन ना आए, पर लेकिन मंदी तो जरूर आ रही है इस समय। जी, बहरहाल ये हमारी प्राथमिकता नहीं लग रही, ना ही हमारी सरकारों की प्राथमिकता लग रही है। उनकी प्राथमिकता में लग रही है कि देश के गद्दारों को वगैरह वगैरह, ये उनकी प्रायोरिटी लग रही है। और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन, किसी कीमत पर इलेक्शन जीतना, ये प्रायोरिटी लग रही है। ये सब नहीं लग रही जो अर्थव्यवस्था में हमारी असर होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने भारत की इकॉनमी को लेकर चेतावनी दी है, जैसा प्रोफेसर साहब भी बता रहे हैं। OECD ने कहा है कि कोरोना वायरस का असर भारत के ट्रैवल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है, जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार बता रहे हैं। क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल ने भी कहा है कि कोरोना वायरस से भारत की अर्थव्यवस्था इस साल प्रभावित होगी। क्रिसिल के मुताबिक कई तरह के सामानों के लिए चीन पर निर्भर होने की वजह से भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही प्रभावित हो सकता है। भारत 45% इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से इंपोर्ट करता है, 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और 90% मोबाइल के जो उपकरण होते हैं, सामान होते हैं, वो चीन से भारत आता है। मोबाइल फ़ोन भी आते हैं। कोरोना वायरस की वजह से भारत की केमिकल, शिपिंग, ऑटो, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री पर फ़र्क पड़ सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है
कि कोरोना वायरस हमारी अर्थव्यवस्था पर तो अब होना शुरू हुआ है उसका असर, कोरोना वायरस का। इससे पहले हम नोटबंदी और जीएसटी की मार झेल चुके हैं। हमारी हालत के लिए, जो मौजूदा हालत है और जो हो सकता है संभावित हालत, उसके लिए कोरोना वायरस कितना जिम्मेदार और अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार के लिए गए फैसले को कितना जिम्मेदार ठहराएंगे आप? देखिए, ऐसा है जैसे आपने सही कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था गिरावट पे आई, नोटबंदी और फिर उसके बाद जीएसटी और फिर एनबीएफसी क्राइसिस, तो ये जो थे ये इंटरनल पॉलिसी मैटर्स थे, ये ग्लोबल जो फैक्टर से नहीं अफेक्टेड थे। लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा फैक्टर है जो कि ग्लोबल भी है और इंटरनल भी है, क्योंकि हमारी जो क्षमता है ऐसे बड़े जो क्राइसिस से डील करने की और हेल्थ की जो हमारे सैनिटेशन की समस्या है, तो ये मुझे लगता है कि अगर भारत में फैला तो ये काफ़ी बुरी तरह फैलेगा और इसका असर पड़ेगा। और ख़ासकर जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, जो गरीब तबका है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो असर पड़ेगा उसके लिए सरकार को पूरी तैयारी करके अभी से रखनी पड़ेगी, जिससे कि जो असंगठित क्षेत्र है, जो गरीब हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। संगठित क्षेत्र तो शायद मुझे लगता है कि फिर भी कुछ इससे कोप कर लेगा। हो सकता है वो ऑल्टरनेट सप्लाई सोर्सेज की भी बात चल रही है कि ऑल्टरनेट सप्लाई की ले लें, पर ऑल्टरनेट सोर्सेज को भी डेवलप करने में टाइम लगेगा, अपना प्रोडक्शन जो रिन्यू करने में उसमें भी टाइम लगेगा, और जो भी होगा वो उसका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना से सस्ता माल आता था, बाहर और कहीं से आएगा या हमारा उत्पादन और बढ़ेगा, उसका दाम बढ़ा होगा, तो उससे हमारा इन्फ्लेशन भी तेज हो जाएगा, और जब इन्फ्लेशन तेज होगा तो उससे डिमांड फिर कम होगी और असंगठित क्षेत्र पे फिर बुरा असर पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि ये हमारे जो गरीब तबका है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और सरकार को अभी से तैयारी उसकी करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार अपना समय हमें देने के लिए। यानी एक बात स्पष्ट है कि जो हम रोज़ पढ़ते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी आज इतना ऊपर गया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना ऊपर गया, इतना नीचे आया, ये कोई पैमाना नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था का। ये देश के उन चुनिंदा लोगों का है जिनके पास देश की दौलत है। ज़्यादातर जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, चाहे वो गली के मोड़ पर उबले हुए अंडे बेचने वाला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के शब्दों में पकौड़े तलने वाला हो, उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा। उसका कोई डेटा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। देखना ये है कि क्या वो एक पैरेलल इकॉनमी हमें पैरेलल इकॉनमी बन सकता है या नहीं बन सकता। इसी का ही असर, नोटबंदी का असर सबसे ज़्यादा इस पर पड़ा था। हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में देहात के इलाके भी हैं। दिल्ली सिर्फ शहर नहीं है, राजधानी नहीं है, देहात के इलाके भी हैं, और हर हफ्ते देहात के इलाकों में दंगल होते हैं, ख़ासकर शनिवार और रविवार वगैरह को। इन्हीं दिनों शनिवार रविवार वीकेंड जो होते हैं, दिल्ली शहर में बेहतरीन थिएटर भी होता है, डांस परफॉर्मेंस भी होती है, संगीत के प्रोग्राम भी होते हैं, ज्ञान बढ़ाने वाले भाषण और सेमिनार भी होते हैं। अब जो लोग दंगल देखने जाते हैं वो चाहें तो शोभना नारायण का कथक देखने भी जा सकते हैं, और जो लोग थिएटर देखने जाते हैं वो चाहें तो दंगल देखने भी जा सकते हैं। कोई भी कानून इन दो तरह के लोगों को इधर या उधर जाने से नहीं रोकता, लेकिन दंगल देखने वाले दंगल देखने ही जाएंगे और सेमिनार में ज्ञान लेने या देने वाले सेमिनार ही में जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह लटेंस दिल्ली के हमारे नेता और नौकरशाह अगर चाहें तो मौजपुर, मुस्तफ़ाबाद, खजूरी खास, करावल नगर, गोकुलपुरी, शिवपुरी, जाफराबाद, शाहीन बाग जा सकते थे। कोई कानून उन्हें नहीं रोकता, वो खुद ही कानून है। लेकिन ये सारे नाम इनके लिए नए नाम हैं, अजूबे हैं, अभी हाल ही में अखबारों में पढ़े हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन इलाकों में रहने वाले लोग सरकारी दफ्तरों में जाकर नौकरशाहों और नेताओं से बराबरी के स्तर पर सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है और रूहों में भी गुलामी है। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा से सरकारें गायब हैं, दोनों सरकारें गायब हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। रस्म अदायगी के लिए जाके एक आध विजिट कर लिया किसी ने। नेता गायब हैं, नौकरशाह गायब हैं, और राहत का काम जनता खुद देख रही है, एनजीओज कर रहे हैं। हमें इंतज़ार है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन इलाकों में कब जाएंगे। सिर्फ हालात का जायज़ा लेने नहीं रहेंगे, सिर्फ हालात का ही जायज़ा नहीं लेते रहेंगे, 2.5 लाइन के ट्वीट नहीं करते रहेंगे। जल्दी जाएं, अच्छी बात है, वरना एक शेर है, शेर अर्ज़ किया है, इर्तज़ा निशात साहब का शेर है कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।
कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।